नमस्कार दोस्तों, बरेठा जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लगातार 2-3 दिनों से हम लोग क्लास ले रहे हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कौन कौन सी धाराएं का अध्ययन करना है, जिसमें हमने 16 धाराओं में से 2 धाराएं कंप्लीट कर ली हैं। जिसमें सेकेंड धारा आपको बताता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तु केंद्र सरकार कौन कौन सी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखे और कौन सी वस्तु को श्रेणी में नहीं रखे। ऐसी व्यवस्थाएं सरकार कर सकती है। सरकार अपने मन मुताबिक अपने अगर उसको लगती है कि इस वस्तु को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा जाए तो उस वस्तु को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखेगी, अदरवाइज उसको उस लिस्ट से हटा भी सकती है। ये सारी शक्तियां किसके पास है? ये केंद्र सरकार के पास है। आइए चलते हैं इसी के आगे और हम लोग पढ़ते हैं धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 की क के अनुसार आवश्यक वस्तु की कीमत बढ़ने पर सरकार उसका नियंत्रण कर सकती है। मूल्यों का जो नियंत्रण है उसको कर सकते हैं। अर्थात अगर महंगाई बढ़ती है, अगर कीमत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है किसी वस्तु की जो आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आती है, तो ऐसे वस्तुओं का नियंत्रण सरकार खुद रख सकती है। कैसे रख सकती है? आइए जानते हैं। उस वस्तु का भंडारण, उस वस्तु का परिवहन और उसका वितरण आदि का नियंत्रण कौन करेगी? केंद्र सरकार। इसकी शक्तियां किसके पास हैं? कि केंद्र सरकार के पास है। आवश्यक वस्तु की क्या? आवश्यक वस्तु की जितनी भी लेन देन की प्रक्रिया है वो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। चाहे वो परिवहन का हो या उत्पादन का हो या फिर उसके वितरण का हो, ये सारी की समस्याओं का निदान कौन करेगा? केंद्र सरकार। आइए देखते हैं। आवश्यक वस्तु से संबंधित व्यापारी या कारोबारी, कौन? व्यापारी या कारोबारी केंद्र के उपबंध या आदेश का पालन करेगा। अगर कोई भी व्यापारी आवश्यक वस्तु से संबंधित है, ऐसे प्रोडक्टों को लेकर रखा हुआ है, तो वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किसको? उपबंध या फिर उसके आदेश का पालन करेगा। अगर नहीं करेगा तो केंद्र सरकार जबरदस्ती उस वस्तुओं को अपने दायरे में लाकर उसका क्रय विक्रय कर सकती है। ये निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा है। यह उपबंध भी कर रखी है। अच्छा, आइए जानते हैं कि मूल्यों का निर्धारण कैसे करते हैं। मान के चलिए कोई भी वस्तु आपके आवश्यक वस्तु के दायरे में आती है और उसका मूल्य का निर्धारण करती है, तो इसका मूल्य का निर्धारण कौन करता है? आइए जानते हैं। मूल्य का निर्धारण भी केंद्र सरकार करती है। 3 मदों पर करती है। प्रत्यक्ष कीमत का करार करके, जैसे संबंधित आवश्यक वस्तु से संबंधित कोई व्यापारी है या फिर उत्पादक है, तो उनसे प्रत्यक्ष रूप से जाकर उनको आदेश देकर या फिर उससे उपबंध कर सरकार अपने और उनके दोनों के बीच में एक समझौता करती है और कीमत का निर्धारण करती है। ठीक है, तो वो होता है प्रत्यक्ष कीमत का करार। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट। अधिसूचना जारी करके निश्चित कीमत तय करना। मान के चलिए महंगाई बढ़ रही है, किसी भी आवश्यक वस्तु की महंगाई बढ़ रही है, जो वस्तु आवश्यक वस्तु के दायरे में आती है, ऐसी चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है। ऐसे कंडीशन में केंद्र सरकार क्या जारी करेगी? नोटिस जारी करेगी, अधिसूचना जारी करेगी और ये इस अधिसूचना जारी करेगी, उस मूल्य का निर्धारण करेगी। अगल बगल के जो क्षेत्र हैं उनका रेट देखेगी और रेट देखने के बाद वो अधिसूचना जारी करती है। यह अधिसूचना 3 महीने के लिए लागू होती है। अर्थात यहाँ पर जो रेट तय होता है, क्या तय होता है? रेट तय होता है, वो कितने मंथ के लिए होता है? 3 मंथ के लिए होता है। 3 मंथ से कम के लिए नहीं होता। ठीक है, तो अधिसूचना जारी करेगी, उसके द्वारा जो मूल्य तय होगा, किसी भी प्रकार का मूल्य, वो 3 महीने के लिए होगा। चाहे वो आपके प्रत्यक्ष जाकर वो करे या फिर अधिसूचना जारी करके जो करती है उसके माध्यम से भी। अब चलते हैं बाजार मूल्य में। मान के चलिए सरकार के पास स्टॉक खत्म होगी। स्टॉक कैसे खत्म होगी? मान के चलिए वो उपलब्ध नहीं करा रही और उसको पता चला कि सामने जो मार्केट में है, मार्केट में वो वस्तुएं उपलब्ध हैं, उत्पादक इतना उत्पाद नहीं कर पा रहे हैं जितना कि हमारे व्यापारी के पास इकट्ठा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? बाजार मूल्य में, अर्थात उस व्यापारी के पास जाएगी और उसके पास जितना भी आवश्यक वस्तु से संबंधित वस्तु रहेंगे उनको उनका वे क्या कर देगी? विक्रय कर देगी। विक्रय करने के पश्चात विक्रय करने से पहले वो मूल्य का निर्धारण करती है। कैसे? अपने आसपास में जाकर वो मूल्यों का अंकन करती है कि बाजार मूल्य किस आधार पर चल रहा है, कितना रेट है उसका, उसी आधार पर क्या करेगी? केंद्र सरकार उसको बेच देगी। ठीक है, और बाद में जब अगर व्यापारी को घाटा होता है तो उस कीमत को बाद में सरकार क्या कर देती है? उसको पे कर देती है। ठीक है, तो जन सामान्य के लिए बाजार मूल्य का भी उपयोग किया करती है। दोस्तों, इस अधिनियम में
चीनी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने आपके धारा नंबर 1 में भी देखा कि चीनी की जो परिभाषा क्या है ना, और इसका केंद्र के माध्यम से इसका कंट्रोल किया जाता है। आइए जानते हैं, केंद्र सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि कोई उत्पादक या फिर आयातकर्ता या फिर निर्यातकर्ता किसी प्रकार की चीनी का विक्रय नहीं करेगा। केंद्र ये निर्देशित कर सकती है, यह आदेश दे सकती है कि चीनी की किसी भी प्रकार की क्रय या विक्रय नहीं कर सकती है ना, चाहे वो आयात हो या निर्यात हो, या क्रय हो या विक्रय हो, उसका जब तक केंद्र आदेश नहीं देगी तब तक उसका क्रय विक्रय नहीं कर सकती। ठीक है, कौन कहती है? तो ये केंद्र सरकार कहती है। ठीक है, कौन कहती है? तो केंद्र सरकार कहती है। चीनी में रोपण, ये एक चीनी के प्रकार है। ठीक है, चीनी में रोपण, सफेद चीनी, कच्ची चीनी या प्रकृष्ट चीनी शामिल है। चीनी में जितनी भी वैरायटीज आती हैं वो सारी चीनी इसमें क्या है, सम्मिलित हैं। ठीक है, आइए जानते हैं, केंद्र सरकार के आदेश के बिना चीनी की ना तो खरीदी की जा सकती है और ना ही उसको बेची जा सकती है। क्योंकि देखिए, आप अधिकतर जहाँ चीनी मिलें बहुत कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। आप अपने क्षेत्र में देखिए, आप शायद ही आपको पता होगा कि चीनी मिल कहाँ पर है। हमारे छत्तीसगढ़ में मैं जहाँ तक स्टडी किया हूँ, हमारे कवर्धा में है, और इसके अतिरिक्त एक और जगह है, वो जगह मुझे याद नहीं आ रहा, कवर्धा इलाके में है जहाँ पर गन्ना की सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उस क्षेत्र में चीनी मिल है। तो ऐसी इक्का दुक्का ही चीनी मिल हमको मालूम है, इससे अतिरिक्त नहीं पता। अगर इन चीनों मालिकों ने अपना अधिकार स्वयं ही स्थापित कर दिया तो आप सोचिए चीनी का जो रेट है कितना होगा। अगर वो चाहें तो पेट्रोल से भी, क्योंकि आज के समय में सब आदी हो चुके हैं किसके, चीनी के। जैसे आप लोग देख लीजिए, पेट्रोल के बिना गाड़ी चलता नहीं है, उसी प्रकार चाय के बिना इंसान की जीविका चलती नहीं है। वर्तमान समय की स्थिति है ना, ऐसी स्थिति बन चुकी है हमारी भी। तो इसी कारण से केंद्र सरकार पर इसको नियंत्रण किया जाता है, और ये जरूरी भी है क्योंकि चीनी पर एकाधिकार हो जाएगा। बहुत ही कम चीनी मिल होती है ना। मान्यता प्राप्त व्यापारी ही क्रय विक्रय कर सकते हैं। चीनी का क्रय विक्रय कौन कर सकता है? जिसके पास लाइसेंस है, परमिट है, ऐसे व्यापारी ही चीनी का क्रय विक्रय कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा चीनी ला कर रख लेते हैं, उसको भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं दुकानदार लोग, है ना। लेकिन उसके लिए विशेष निर्देश है कि मान्यता प्राप्त व्यापारी क्रय और विक्रय कर सकते हैं, जिसके पास लाइसेंस हो, परमिट हो, है ना, वही व्यक्ति चीनी का क्रय विक्रय कर सकता है। ये साफ साफ निर्देश है। इसके आप मान के चलिए, आप कोई एसडीएम वगैरह आपके सर्वे कर देता है, आपके पास चीनी मिल जाती है, आप उसके लिए भी आपको चालान कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब लाइसेंस वाले होने चाहिए। ठीक, अगर केंद्र सरकार के द्वारा, उसके अधिकारी के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है, उसको तुरंत कहाँ पर प्रदर्शित करना पड़ेगा? सांसद में। कहाँ पर? सांसद में। संसद में दोनों सदनों के समक्ष उसको रखा जाता है। कोई से भी निर्णय चीनी के संबंध में रखा जाए, उसको कहाँ पर लेके जाएगी? सीधा इसको संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंतर्गत इसको छोड़ेगी। कौन? केंद्र सरकार जो एक्शन लेगी, है ना। तो अधिकारी जो भी क्रियाकलाप करेंगे उसका लेन देन संसदों में किया जाएगा। ठीक, धारा नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। और आइए चलते हैं धारा नंबर 4 क्या बोलता है। धारा नंबर कोई खास नहीं बोलता, 4 कोई खास नहीं बोलता। आइए जानते हैं फिर भी है क्या चीज। धारा नंबर 4, राज्य सरकारों को अधिरोपण, मतलब राज्य सरकारों के कर्तव्यों का अधिरोपण, कर्तव्यों का अधिरोपण। ये कर्तव्यों का अधिरोपण है क्या? कर्तव्यों का अधिरोपण मतलब केंद्र सरकार की जितनी भी नियम, कायदे, रूल, रेगुलेशन थे, उसको कौन अप्लाई करेगा? राज्य सरकार अप्लाई करेगी। मतलब उसके ऊपर थोप देना। ठीक है, किसके ऊपर? राज्य सरकार पर। चाहे वो आपका भंडारण हो, परिवहन हो या वितरण हो, ये सारी को जो नियंत्रण कौन करेगा? राज्य सरकार करेंगी। ठीक है, ये नियम कहता है कि धारा नंबर 4 कहता है कि धारा नंबर 3 जितनी भी नियम, रूल, रेगुलेशन, कायदे हैं, उसको अप्लाई करने के लिए कौन बोलती है? केंद्र सरकार बोलती है। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार बोलती है कि राज्य सरकार, आप धारा नंबर 3 को अपने में अप्लाई करना, अपने में क्या करना? अप्लाई करना। ठीक है, कौन बोलती है? अधिनियम 1955 किसके माध्यम से?
केंद्र सरकार के माध्यम से धारा नंबर 4 बनाई गई, किसके लिए? धारा नंबर 3 के लिए, कि धारा नंबर 3 में जितने भी रूल रेगुलेशन हैं राज्य सरकार अपने नियंत्रण में लेके आएगी, उसका कर्तव्य है, उसका उत्तरदायित्व है। केंद्र सरकार उनको आदेश भी दे सकती है डायरेक्टली, ठीक है। किस अधिनियम में है, सॉरी किस धारा में? धारा नंबर 4 में। अच्छा, यहाँ पर चीनी में केंद्र सरकार का ऐसा नियंत्रण है, एक चीज मैं भूल गया था, चीनी में केंद्र सरकार का ऐसा नियंत्रण है कि उत्पादन से लेकर उसको मिल में पेरने से उसको चीनी निर्मित होने तक जितनी भी प्रक्रिया हैं वो किसके अधीन होगी? केंद्र सरकार के अधीन होगी, ठीक है। चाहे वो गन्ने की कटिंग हो या फिर उससे निर्मित चीनी, जब तक आप तक के प्याले में नहीं पहुंचती ना, तब तक उसका अधिकार कहां पर रहेगा? केंद्र सरकार के पास रहेगा, ठीक है। तो ये जितनी भी जानकारी आपको जानकर कैसे लगी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धारा नंबर 5 और 6, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालेंगे धारा नंबर 5 और 6। धन्यवाद, जय हिंद।